जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मैं आज से बीएसएससी इंटर लेवल का सेट स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, ये यूटेरिया का सेट मैं लाया हूं और मैं कोशिश करूंगा पर डे एक सेट देता रहूं। केवल जीके का इसमें प्रश्न रहेगा। इसमें दोस्तों मैं बताता चला जाऊंगा। आप लोग देखिए कितना बनाए हैं। यदि आप लोग कहीं से इसे बना चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और यदि अच्छा लगता है तो दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, तो चलिए, आज ये पहला सेट है, प्रैक्टिस सेट है। ये बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय इंटर लेवल का। इसके बाद मैं पर डे एक एक सेट लाऊंगा और एक करेंट अफेयर का भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत जल्द आपको 1-2 दिनों के अंदर में करेंट अफेयर भी मिलेगा। तो चलिए, आज इस अध्याय में फर्स्ट प्रश्न क्या है, बीएसएससी इंटर लेवल में जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहला आंसर प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलवाते हैं भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? 4 ऑप्शन है इसमें से। एक तरफ लिखा गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमसे पूछा है कौन? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद की शपथ। यदि आपसे नियुक्ति के बारे में पूछे तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के राज्यों के द्वारा, सॉरी, शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की राज्यपाल द्वारा पद का शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत का चुनाव आयोग, बी में दिया हुआ है संसद की संयुक्त समिति, सी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और डी में लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये कौन विवादों का निपटारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत भारत का उच्च न्यायालय जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? 7वीं अनुसूची में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो भारत के कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्थित है। यदि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखें तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार 1937 में आयरलैंड से के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन की होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? विधिक, नागरिक, मूल अधिकार या संवैधानिक? तो यदि इसमें देखें तो भारत में मताधिकार होने का अधिकार एक, इसमें विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों।
जबकि बुक में ऑप्शन नंबर डी बताया गया है संवैधानिक अधिकार है। 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना गया है, किसके तहत? सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम पीयूसीएल बाद 2015 में जो हुआ था, उस मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव होते हैं जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में है, इसमें दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से ऑप्शन ए में है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव से। नहीं, ये गलत है, पार्टी के द्वारा नहीं। एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, ये भी गलत। लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 से प्रस्ताव पास करके, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही पारित करके ही किया जाता है। इसी प्रकार उन्हें हटाने का भी प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि। क्यों है गणतंत्रात्मक? इसमें बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। एक, निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है इसलिए, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है इसलिए, या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और डी में है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि भारत का कोई भी शासक वंशानुगत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि गांधी की चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? जो गांधी जी का चंपारण आने का आमंत्रण था वो किसने दिया था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या कृष्ण सहाय। तो इन्होंने दिया था गांधी जी को चंपारण आने का न्योता। तो यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात करके उन्हें चंपारण में जो नील की खेती का 3 कठिया व्यवस्था था उससे अवगत करवाते हुए उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में एक अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना ए में है रामचंद्र सिन्हा, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में सचिंद्र नाथ सन्याल और डी में सच्चिदानंद सिन्हा। यदि इसमें आंसर देखें 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति, तो ऑप्शन नंबर सी सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। और जबकि ढाका में अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाम से भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी प्रशिक्षण देने के उपाय किए गए थे। कहाँ था? ढाका में था, भागलपुर में था अनुशीलन समिति का। पटना में कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ है, कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कैमूर रेंज, खगड़पुर झील, कांवर झील या बैरला झील। तो ऑप्शन नंबर सी कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है जो बेगूसराय में पड़ता है। कांवर झील बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में पड़ता है कांवर झील। ये देश 39वां और बिहार का पहला रामसर है। देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है। और इस झील की जो लंबाई है, जो लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, वो 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है झील। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी?
तो नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें दिया गया प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? वो कौन शासक थे प्राचीन काल में जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाए थे? चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन ए में है अशोक, बी में समुद्रगुप्त, डी में चंद्रगुप्त मौर्य और सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में बिंदुसार। तो यदि हम देखें ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक में से चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म, जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास, जिसे संलेखना विधि कहते हैं, के द्वारा अपने शरीर त्याग दिए थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किनसे लिए थे दीक्षा जैन धर्म का? तो भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के ग्रीक बौद्ध कला में से भी जाना जाता है? कौन सी कला है? चार ऑप्शन है, मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला, इनमें से कोई नहीं। ग्रीक बौद्ध कला गंधार कला को कहा जाता है। ग्रीक बौद्ध कला गंधार कला को कहा जाता है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसके द्वारा किया गया है? यदि चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा या फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। दिल्ली के अमीरों का जो दमन है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उसे हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किए थे कौन? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रणाली चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा ही। चालीसा गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जिसे तुर्क चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, द्वितीय आंग्ल युद्ध में किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए में वॉरेन हेस्टिंग, बी में कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड वेलेस्ली, डी में लॉर्ड हेस्टिंग। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें तो वो 1900 नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें 1780 से लेकर के दोस्तों 1784 ईस्वी के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस समय 1780 के 84 के बीच में जो थे भारत में गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग थे, जबकि भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्योंकि बाद में बनाए गए थे तो यहाँ पर भारत शब्द नहीं देना चाहिए था। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 1767 से 1767 से 69 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद द्वितीय हुआ था कब? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 1784 से में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यदि देखें 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था दोस्तों, जिसमें उस समय जो गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय, वह लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में। और वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था और इसमें मैसूर के खिलाफ लड़ाई की गई थी संयुक्त सेना। यदि हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखें 1799 में हुई थी और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इसी दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को ही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में देखें, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो चार ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन ने कहा था। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर।
17 में कहा गया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 4 ऑप्शन है, इसमें से ए में कह रहा है केशव चंद्र सेन, आत्माराम पंडुरंग, हेमजी रानडे या गोपाल हरि देशमुख। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रानडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कब? 1867 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी एमजी रानडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ ले परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण हरि देशमुख ने। उन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में किए थे। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल कृष्ण देशमुख ने 1840 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी या क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था 4 ऑप्शन है। ए में मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, भू राजस्व या बंदरगाहों से आमदनी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? वो कौन मुगल बादशाह था जिनके विरुद्ध जौनपुर से उनके ऊपर फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो 1580 ईस्वी में, कब? 1580 ईस्वी में, ठीक है, जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया था। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा गया है कि मैच करने के लिए कहा गया है। 20 नंबर प्रश्न में एक घटना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं इसे मैच करने के लिए थोड़ा छोटा करके। दोस्तों एक तरफ है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट देखें तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। और रॉलेट सत्याग्रह देखें 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस प्रकार यदि मैचिंग देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एक का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत में जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम तो इसमें अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों, 106 किलोमीटर है। तो उससे पहले क्या दिया हुआ है? नेपाल। अभी इन चारों में से सबसे कम नेपाल में है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद चीन के साथ दिया हुआ है। तो ये गलत है, ये मैच नहीं होगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा बांग्लादेश के पास है, चीन के उसके बाद बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा सीमा किसके पास लगता है? बांग्लादेश के पास। इसमें लास्ट में है बांग्लादेश इसमें। और सबसे इन चारों में सबसे कम किसके साथ लगता है? तो नेपाल के साथ। तो सबसे पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत और नेपाल के साथ। यदि उसमें पाकिस्तान के साथ भारत कितना किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेपाल के साथ देखें तो 1751 हो जाएगा और पाकिस्तान के साथ 3323 और चीन के साथ कितना किलोमीटर है? तो 3488 चीन के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर दोस्तों। 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू स्तरीय वाला जिला का रचना नहीं है। यदि हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास, मुंगेर, जमुई और नवादा। ये चारों है जो धारवाड़ स्तरीय वाला जिला है, जबकि रोहतास धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाला स्तरीय वाला जिला नहीं है। तो इस प्रकार और यदि कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो रोहतास है दक्षिण पश्चिम बिहार का एक भाग है रोहतास। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना है, न कि धारवाड़।
इस तरफ क्या है, विंध्य प्रकार की है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों से बनी हुई है रोहतास, तो विंध्य प्रकार की है। और इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की है, और बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना में कैमूर एवं सोन नदी घाटी भी पाई जाती है विंध्य क्रम में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 23 में एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कहा गया है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक 4 कथन दिए हुए हैं अटल टनल के बारे में। कहा जा रहा है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है, अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। और इसकी लंबाई यदि आपसे पूछे अटल टनल का 9.02 किलोमीटर है दोस्तों, 9.02 किलोमीटर है अटल टनल का लंबाई। और इसमें कथन 2 में है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी की ओर को जोड़ती है। तो ये भी सही है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ रखती है। ये जो अटल टनल है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ रखती है। तो कथन 2 भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि महत्व रखती है। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन पुट से सही उत्तर है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 सभी का सही है। तो यदि 4 ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यदि नर्मदा घाटी के बारे में देखें, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ए में कहा गया सतपुड़ा और मैकाल के बीच में, बी में सतपुड़ा और अरावली के बीच में, सी में सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, डी में विंध्याचल और अरावली के बीच में। तो नर्मदा घाटी है दोस्तों सतपुड़ा और विंध्य के बीच में है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा घाटी पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे ताप्ती पूछे तो ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर 25 की ओर। इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। हम लोग देखेंगे एक तरफ लॉ इसका और उसके राज्य हैं, तो कोशिश करते हैं सुमेलित करने का। छोटा कर लीजिए और ताकि पूरा आंसर ऑप्शन आ जाए। देखिए एक तरफ कहा गया बादाम की पहाड़ी। बादाम की पहाड़ी यदि हम देखें, बादाम की पहाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों। एक तरफ है बादाम की पहाड़ी और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। तो बादाम की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों बादाम की पहाड़ी। डल्ली इरा जहरा कहाँ है, कर्नाटक में। सॉरी, डल्ली जहरा कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में, डल्ली जहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नुआ मुंडी झारखंड में पड़ता है। नुआ मुंडी झारखंड में, नुआ मुंडी झारखंड में है। यदि इस मैचिंग को मैच करें तो इसमें क्या आएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। फिर से एक बार पढ़े, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, और डल्ली डलीरा जहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नुआ मुंडी झारखंड में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में दिया गया है दोस्तों कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला, वो कहाँ स्थित है, कौन सी जगह स्थित है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। तो 4 ऑप्शन है, केन्या में, मलावी में, तंजावी में या जम्बिया में। तो ऑप्शन नंबर सी तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ और सर्वोच्च पर्वत के बारे में देखें, वो अफ्रीका का था। यदि हम दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत के बारे में देखें तो ओजस डे सलाडो दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत का नाम है, ओजस डे सलाडो। उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत का नाम देखें तो माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का। और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन है, एल्ब्रुस है। एशिया का तो माउंट एवरेस्ट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो भारत में होता है उसकी सामान्य दिशा क्या है। 4 ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण उत्तर से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर या दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर। यदि सामान्य दिशा देखें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर दोस्तों। 28 में मैचिंग है, इसे यदि हम देखते हैं तो 28 में दिया हुआ है, एक तरफ राज्य देश हैं और एक तरफ उनकी राजधानियां हैं, वो हमें मिलान करने के लिए दिया गया 28 में। यदि हम देखें उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ होगा, दुशानबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद। तो इस प्रकार मैचिंग 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा गया है दोस्तों, 29 में है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे बड़ा संभावित प्रश्न प्रभाव होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे बड़ा संभावित प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि होता है, निर्यात में वृद्धि हो जाता है यहाँ से। तो मुद्रा के अवमूल्यन में सबसे अधिक प्रभाव निर्यात में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उस दर को क्या कहते हैं। उस दर को 4 ऑप्शन है, बैंक दर या सीमांत स्थायी सुविधा दर, प्रतिवर्तित रेपो दर या रेपो दर। उस दर को ऑप्शन नंबर बी सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है, MSF कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं, यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बहुत ही अल्पकालिक उपचार है। तो इस दर को सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कौन सा आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में है ऋण को नियंत्रण करना, ये आरबीआई का कार्य है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रित नोट को जारी करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। जनता के पैसा उधार देना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है दोस्तों। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये भी है आरबीआई का कार्य। तो कौन नहीं है हमसे पूछा है हमसे कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, केवल ऑप्शन नंबर बी नहीं है, केवल 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में केवल 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई का, मैं बताता हूँ। बैंक नोट जारी करना, सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंध करना, वाणिज्यिक बैंकों को अनरक्षित नकदी का संरक्षण करना, विदेशी मुद्रा नकदी भंडारण का संरक्षण करना, भारत का मौद्रिक प्राधिकारी का संरक्षण करना, केंद्रीय निकास और लेखा निपटान और क्रेडिट नियंत्रण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण और बैंकिंग पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, जो 1761 से 66 के बीच में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल थे उस समय, और इस योजना के में गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को डी आर गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, जिसे एक आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था की स्थापना के रूप में देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके पर प्राथमिक लक्ष्य था। तो स्व उत्पाद, आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पाद पर लक्षित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसमें कहा गया राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता ऑप्शन ए में महालनोबिस को, BK RV राव, दादा भाई नौरोजी, साइमन कुटनेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुटनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय, इसमें 4 ऑप्शन है, जेनेवा में है, वियना में है,
मॉन्ट्रियल में है, वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, तो इसमें कहा गया भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है। तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में है भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। तो किस देश को दोस्ती या मित्रता को बढ़ाने के लिए कितना 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन का उपहार में भेंट में उपहार दिया है। तो वो कौन सा पड़ोसी राज्य है। 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव। तो भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। भारत सरकार ने वर्ष 23-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। भारत सरकार ने साधारण धान के लिए कितना एमएसपी मंजूर दिया है। तो यदि हम देखें अभी वर्तमान में यदि देखें तो भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में कितने फसलों के लिए। तो 22 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान किए जाते हैं। उसमें से धान के लिए भारत सरकार ने 2183 रुपया एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए हैं। 2183 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत 4 ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ए एंड बी दोनों मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। चंद्रयान-3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना है। चंद्रयान-3 जो हाल ही में प्रक्षेपित किया गया उसका कुल वजन 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग ऑप्शन दीजिए दोस्तों। यदि आप लोग को इसे बनाना है तो वीडियो को रोक रोक करके बनाकर देखिए, उसके बाद मैच कीजिए। तो यदि हम इसे देखें इस 4 ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 39 किलोग्राम का 3900 किलोग्राम का चंद्रयान-3 प्रक्षेपित किया गया था। जो चंद्रयान-3 था उसका वजन 3900 किलोग्राम था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2023 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 41 में। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के दुबराज चावल को हाल ही में 2023 में जीआई टैग दिया गया है। तो दुबराज चावल किस राज्य की है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। यदि बिहार में देखें, बिहार में मरखा चावल को दिया गया है दुबराज। और मध्य प्रदेश को यदि देखें, मध्य प्रदेश में रीवा आम को दिया गया है जीआई टैग। लद्दाख में सिंह स्कोप का दिया गया है और उत्तर प्रदेश में हाथरस की हींग को फिलहाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 42 में निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के रूप में देखें तो केरल में आरिफ मोहम्मद खान सही सुमेलित है। नागालैंड में ला गणेशन सही सुमेलित है। त्रिपुरा में गुरमीत सिंह ये गलत है दोस्तों। और राजस्थान में कालराज मिश्र ये सही है। त्रिपुरा में गुरमीत सिंह नहीं है, गुरमीत सिंह है जो उत्तराखंड के हैं। गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल हैं। तो उत्तराखंड के हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कुछ हमसे पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग ली थी। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 में कुल टीमों की संख्या कितनी थी। और शुरुआत हुआ था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से और इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, कुल 10 टीमों में। इसमें से फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता भारत रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर
43 से के बाद 44 की ओर इसमें कहा गया है बिहार में हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता 4 ऑप्शन है, पीके शाही, बी चंद्रन, ब्रजेश मेहरोत्रा या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 पीके शाही को बिहार का 23 जनवरी 2023 को बिहार का पूर्व मंत्री, राज्य के पूर्व मंत्री, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। पीके शाही को प्रशांत कुमार शाही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। इसमें कहा गया है भारत साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जॉन फासे को 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार जॉन फासे जो एक नाटककार थे उन्हें 2023 का यह पुरस्कार दिया गया था। नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को, यह एक नाटककार थे। जबकि 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे, एनी एर्नाक्स को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 23 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो नागे वाजा शब्दावली 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी जूडो से संबंधित है। नागे वाजा शब्दावली ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जूडो से संबंधित है नागे वाजा शब्दावली। कुछ और शब्द के बारे में देखें, यदि हम शतरंज के बारे में देखें तो नाइट शतरंज की शब्दावली है, जो प्रमुख शब्दावली में है नाइट हो गया, और जूडो के बारे में हो गया। यदि हम इसमें गोल्फ के बारे में देखें, कैडी हो गया गोल्फ में, सर्व हो गया वॉलीबॉल का, स्लिप हो गया क्रिकेट का, नाइट हो गया शतरंज का, पुश इन हो गया हॉकी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न में देखें, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोलॉग है जो प्रथम पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। तो ऑप्शन नंबर डी पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, लोगो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय 4 ऑप्शन है, रोम में, जापान में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1977 में वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इटली के रोम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में है नकटा लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 4 ऑप्शन है, नागालैंड से, महाराष्ट्र से, झारखंड से या गुजरात से। तो नकटा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, महाराष्ट्र से है नकटा लोक नृत्य का। नकटा लोक नृत्य महाराष्ट्र से है। छऊ झारखंड से है, झारखंड का छऊ हो गया। और थाली जिसे ढाली भी कहते थाली पश्चिम बंगाल से, पनिहारी राजस्थान से, छपेली हिमाचल प्रदेश से। ये सब लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य यदि हम देखें तो नकटा हो गया, लेझिम हो गया, कोली हो गया एवं बोहदा, ये सब लोक नृत्य महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा गया निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो निखिल बनर्जी का संबंध 4 ऑप्शन है, इसमें से यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों निखिल बनर्जी सितार वादक थे। सितार वादक कौन है, निखिल बनर्जी। सितार वादक के नाम देखें तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन एवं बिलायत खां का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। और इसमें यदि शहनाई वादक देखें तो कौन है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक अल्लाह रखा खां, और बांसुरी वादक संतूर वादक यदि देखें हम, संतूर वादक भजन सुपारी, बांसुरी वादक हर प्रसाद चौरसिया, और पखवाज वादक इंद्रलाल राणा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर हार्नियस लॉ पर,
जूल के हीटिंग नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, डी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। तो ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डीसी जनरेटर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का लाल रंग का प्रकाश कितना से कितना बीच में होता है? यदि चार ऑप्शन में से देखें, आप लोग भी आंसर बताइए इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 62 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम होता है लाल रंग के विक्षेपण का। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश होता है 62 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम। यदि और भी रंग का एंगस्ट्रम देखें, बैगनी रंग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का कितना है? 39 एंगस्ट्रम से 44 एंगस्ट्रम। और लाल रंग का सबसे अधिक 62 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 39 से 44 ये था बैगनी का, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 53 की ओर चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा? कंपन के आयाम के द्वारा, आयाम और कंपन की आवृत्ति के अनुपात, कंपन की आवृत्ति के अनुसार, या आयाम और कंपन की आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा? तो हमसे पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है। कंपन का आयाम एम्पलीट्यूड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 नंबर प्रश्न में कहा गया है, जल के विद्युत अपघटन के समान बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो जब विद्युत अपघटन के समय बैटरी को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस। जल का इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, जबकि नेगेटिव टर्मिनल से जिसे जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोड का पर, तो हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। तो कौन से बुलबुले बनते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से, ऋणात्मक टर्मिनल से तो हाइड्रोजन की गैस, और पॉजिटिव से ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 55 की ओर। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? चार ऑप्शन है दोस्तों, तो चार ऑप्शन में से यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यह लाल रंग को परिवर्तित करता है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो इसमें है जब आरोपित बल शून्य हो तब नहीं, कार्य का मान आरोपित बल शून्य होगा तब शून्य नहीं होगा। जब विस्थापन शून्य हो तब कार्य का मान शून्य होगा। बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो तब कार्य का मान शून्य होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 57 में। प्रतिरोध की दो तार R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजक का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो R1 और R2 का संयोजक का तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगधर होता है? सबसे लंबे तरंगधर किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में होता है? एक में अवरक्त है, ए में रेडियो है, बी में गामा, सी में अवरक्त और डी में परावैंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगधर रेडियो तरंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यदि हम इसे बढ़ते क्रम में देखें दोस्तों तो सबसे अधिक, सबसे कम गामा किरणें में विद्युत चुंबकीय तरंगधर होता है, उसके बाद एक्स किरणों में उससे अधिक होता है, उससे अधिक परावैंगनी किरणों में होता है और उससे अधिक अवरक्त किरणों में, और सबसे अधिक रेडियो तरंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात है जो मिश्रण की, इस्पात मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिससे उसके अवयवों में गुण विद्यमान हो मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। लोहा, कार्बन, कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल ये सब यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कॉर्नेलाइट पोटेशियम, एल्युमिनियम, मरकरी या यूरेनियम? तो कॉर्नेलाइट है पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कॉर्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। कॉर्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है जिसका सूत्र होता है कॉर्नेलाइट का KCl Mg Cl3 6H2O।
KCl MgCl3 6H2O होता है, इसका सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है हीलियम के नाभिक में? तो हीलियम के नाभिक में हमसे पूछा है हीलियम के नाभिक में, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम सबसे हल्की नोबेल गैस है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा गया क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है। क्रोमैटिक ग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न को देखें। मणिक और नीलम का रासायनिक रूप से होता है। मणिक और नीलम के रासायनिक रूप से क्या होता है? लेड इल्ट्रेट्स, बोरॉन नाइट्रेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मणिक और नीलम से एक क्या होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है मणिक और नीलम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होता है दोस्तों। जर्मन सिल्वर में चांदी होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि जर्मन सिल्वर क्या क्या से मिलकर बनता है? तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्रण से बनता है जर्मन सिल्वर, जिसमें तांबा 50% होता है, जस्ता 35% और निकेल 15% पाए जाते हैं जर्मन सिल्वर में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो कौन सी पदार्थ की सबसे अधिक होती है विशिष्ट ऊष्मा? इसमें 4 ऑप्शन है। यदि इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है दोस्तों। विशिष्ट ऊष्मा कहते किससे हैं? इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इकाई द्रव्यमान वाला जो पदार्थ है उसका ताप इकाई डिग्री बढ़ने के लिए, इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस आवश्यक ताप की जरूरत होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं। तो ऑक्सीकरण के संबंध में एक कौन सी कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के संबंध में ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत ऋणात्मक अथवा निम्न विद्युत ऋणात्मक, उच्च विद्युत धनात्मक अथवा निम्न विद्युत ऋणात्मक का ऋणात्मक व्यवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एक से अधिक आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग, और मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है। मस्टर्ड गैस, इसका नाम, रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 में। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो कौन विस्फोटक नहीं है? 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव देखें हम तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव 4 ऑप्शन है। इसमें से नील हरित शैवाल है दोस्तों जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव में से आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा गया है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड जंतु हैं, तो हम लोगों का जो शरीर का तापमान होता है हमेशा एक जैसा ही बना रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में दिया गया है, एक मैचिंग है दोस्तों, सुंदरी, अमरवेल, सिंघाड़ा और प्याज। तो इस सभी को देखें, प्याज क्या है, भूमिगत तना होगा प्याज, प्याज भूमिगत तना है। तो मैचिंग यदि देखें तो प्याज भूमिगत तना है, ठीक है, ये तो सही हो गया, प्याज भूमिगत है। और सुंदरी देखें, न्यू मेटोफॉर का जड़ होता है सुंदरी, न्यू मेटोफॉर्म। फिर अमरबेल, अमरबेल क्या होता है, तो अमरबेल है जो चूषण मूल के रूप में जाना जाता है अमरबेल को, और सिंघाड़ा स्वांगीकरण मूल के रूप में जाना जाता है सिंघाड़ा। तो इस प्रकार ऑप्शन यदि देखें 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टिड क्या है, ऑर्थोप्लास्टिड क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑर्थोप्लास्टिड कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना को कहते हैं, ऑर्थोप्लास्टिड कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करते हैं, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अग्नाशय में, पैंक्रियाज में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। 74 में निम्नलिखित में से इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, 4 ऑप्शन है, तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इंसुलिन में कौन सी धातु, तो जस्ता धातु उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा गया है, 75 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ये 75 प्रश्न मैं जीके का लाऊंगा, इसमें बीएसएस इंटर लेवल का मैं प्रत्येक दिन लाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होता है, तो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होती है, लीवर, इससे लीवर में क्या होता है, सूजन पैदा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।